अस्सलाम वालेकुम एफएड स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। इंशाल्लाह आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे एंड दैट इज गोइंग टू बी कोड ऑफ एथिक्स एंड एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑडिट एंगेजमेंट। और जैसा कि आपको पता है कि कोड ऑफ एथिक्स एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है एक किसी भी ऑडिटर की लाइफ में, एंड इन फैक्ट इट इज नॉट ओनली एट द बिगिनिंग बट थ्रू आउट द ऑडिट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ऑडिट एज वेल। असल में अगर हम वापस जाएं ऑडिट की डेफिनेशन पे, जो डेफिनेशन हमने बिल्कुल शुरू में पढ़ी थी, तो अगर मैं ऑडिट की डेफिनेशन आपके सामने रिकैप करूं तो व्हाट वाज दैट, ये आपको बिल्कुल पक्की पक्की याद होनी चाहिए। डेफिनेशन थी, ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू गिव एन ओपिनियन वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू or the financial statements are free from material misstatement. I repeat, definition of audit in the initial lectures. Audit क्या है? Examination है। कैसा examination है? Independent examination है। यानी ऑडिट की डेफिनेशन की शुरुआत ही इंडिपेंडेंस से होती है। Audit is an independent examination of financial statements to give an opinion whether the financial statements give a true and fair view or the financial statements are free from material misstatement. यानी ये जो ऑडिट मैं और आप पढ़ रहे हैं, ये कोई मामूली सी चीज नहीं है, ये कोई ऑर्डिनरी सा एग्जामिनेशन नहीं है, ये इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। और हम यहाँ पे इसको लिख भी लेते हैं, इट्स एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। ये वर्ड आपकी ऑडिट की लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है। ऑडिट क्या है? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। यानी कि अगर मैं ऑडिट की डेफिनेशन में से इस लफ्ज को निकाल दूं तो शायद कुछ भी ना बचे, बिकॉज एवरीथिंग इज डिपेंडेंट अपॉन दिस। अगर ये एग्जामिनेशन बहुत अच्छा हुआ, बहुत जबरदस्त हुआ, बहुत सारी चीजें मैंने एग्जामिन कर ली, लेकिन अगर उस एग्जामिनेशन में इंडिपेंडेंस नहीं रही तो उस एग्जामिनेशन का कोई फायदा ही नहीं। एंड हियर कम्स द डिफरेंस बिटवीन द एक्सटर्नल ऑडिटर्स एंड द इंटरनल ऑडिटर्स। आई होप यू रिमेंबर दैट। हमने एक बड़ा वाज़ेह फर्क देखा था एक्सटर्नल में और इंटरनल में, और वो वाज़ेह फर्क था इंडिपेंडेंस का। एक्सटर्नल ऑडिटर इंडिपेंडेंट होता है जबकि इंटरनल ऑडिटर इंडिपेंडेंट नहीं होता। इंटरनल ऑडिटर मैनेजमेंट का एम्प्लॉय होता है, वो मैनेजमेंट उसको हायर करती है, मैनेजमेंट उसको जब चाहे फायर कर सकती है, वो मैनेजमेंट की इंस्ट्रक्शंस पे काम करता है, मैनेजमेंट उसको आंखें दिखा सकती है, वो मैनेजमेंट के दबाव में आ सकता है क्योंकि वो उनका एम्प्लॉई है। बेशक वो ऑडिटर है, बेशक इंटरनल ऑडिटर पूरे 12 महीने एंटिटी के अंदर मौजूद रहता है, एक एक ट्रांजैक्शन को टेस्ट कर रहा होता है, बहुत सारी चीजें केयरफुली देख रहा होता है, लेकिन उसके अंदर जो एक चीज की कमी है वो है इंडिपेंडेंस, और जिसकी वजह से उसका दिया हुआ ओपिनियन मेरे लिए उतना अहम, उतना रिलायबल, उतना सिग्निफिकेंट नहीं होता जितना होना चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है कि जिन लोगों का ये ऑडिट कर रहा है, जिन लोगों की बनाई हुई चीजों का ये ऑडिट कर रहा है, ये तो खुद उन पर डिपेंडेंट है, फाइनेंशियली भी और ऑपरेशनली भी, तो फिर ये उनके काम में कीड़े क्या निकालेगा? तो किसी के भी काम को ऑडिट करने के लिए आपको इंडिपेंडेंट होना जरूरी है, आजाद होना जरूरी है, गैर जानिबदार होना जरूरी है, फ्री फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ प्रेशर्स एंड इंटरेस्ट होना जरूरी है। तब तो आप ऑडिट कर पाएंगे और तभी आपके दिए हुए ओपिनियन की कोई अहमियत भी होगी, अदरवाइज उसकी वैल्यू नहीं रहेगी। यू विल लूज दैट वैल्यू बिकॉज आप डिपेंडेंट थे, आप जानिबदार थे, आप बायस थे, आपका झुकाव एक तरफ था, आप चाहते हुए भी इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते। तो लिहाजा हम ऑडिट की डेफिनेशन स्टार्ट ही इंडिपेंडेंस के लफ्ज से करते हैं और हम ये कहते हैं कि ये बेसिक इंग्रेडिएंट है ऑडिट का। अगर इस इंग्रेडिएंट को आप ऑडिट में से निकाल लें तो ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आपने खाने में नमक ही नहीं डाला, उसका टेस्ट ही नहीं होगा, उसकी वैल्यू ही नहीं होगी, चाहे उसमें आपने कितने ही एक्सपेंसिव इंग्रेडिएंट्स क्यों ना डाले हों। लेकिन अगर इंडिपेंडेंस मौजूद नहीं है तो इट्स गोइंग टू गो इन वेस्ट, उस ओपिनियन की वैल्यू नहीं होगी। अब सवाल ये होता है हमसे और आपसे और सबसे सवाल ये होगा कि भाई इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है, ये तो बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय इंडिपेंडेंस। तो इंडिपेंडेंस के मतलब को जानने के लिए हम एक कॉन्सेप्ट देखते हैं जो कि आमतौर पे मैं आखिर में बताता हूं, लेकिन चूंकि हम बात इंडिपेंडेंस की कर रहे हैं तो मैं आपको शुरू में बताऊंगा। देखिए, इंडिपेंडेंस के दो अप्रोचेस हैं, उसके दो एस्पेक्ट्स हैं जो आपको समझना बहुत जरूरी है, और मैं पहले आपको वही समझाऊंगा, फिर हम आगे की बातों पे आएंगे। देखें जी,
देयर आर टू अप्रोचेस ऑफ इंडिपेंडेंस। एक है आपका इंडिपेंडेंस इन माइंड और एक है इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस। यानी आसान अल्फाज में मैंने आगे ग्रीन से लिख भी दिया है कि आपका इंडिपेंडेंट होना भी जरूरी है, आपका इंडिपेंडेंट दिखना भी जरूरी है। आप इंडिपेंडेंट हो भी अंदर से और आप इंडिपेंडेंट दिखे भी बाहर से। यानी आसानी के लिए अंदर से भी और बाहर से भी आपका इंडिपेंडेंट होना और दिखना बहुत जरूरी है। भाई इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी है कि मैं किसी क्लाइंट पर गया ऑडिट करने और मेरे फादर उस क्लाइंट के सीएफओ हैं। मेरी एक क्लोज रिलेशनशिप आ गई ना वहां पर। और अब आप इमेजिन करें कि योर फादर, क्लोज फैमिली रिलेशनशिप, ऑडिट जिनका आप करने गए वो वहां मौजूद है, तो क्या आप उनको ऑडिट कर पाएंगे? बीच में सिंपैथीज आएंगी ना, प्रेशर्स आ सकते हैं, फादर का लिहाज आ सकता है, मुरव्वत आ सकती है, कहीं पर आप थोड़े से हल्का हाथ रख सकते हैं, कहीं पर आप उनकी इंस्ट्रक्शंस आपको माननी पड़ेंगी क्योंकि शाम को आपको उन्हीं के घर जाके रहना है, बिकॉज यू लिव विद हिम, यू आर डिपेंडेंट अपॉन हिम। तो एक तो ये कि आप इंडिपेंडेंट नहीं रहे, आपने कहा यार मैं ऑडिट ये नहीं कर सकता क्योंकि मेरी क्लोज फैमिली रिलेशनशिप इस क्लाइंट पर मौजूद है, हाउ कैन आई ऑडिट देम? आपने ऑडिट छोड़ दिया। दूसरी चीज कि आप कहते नहीं मेरे फादर हैं तो क्या हुआ, मैं ऑफिस में काम करते हुए, ऑडिट करते हुए भूल जाऊंगा कि उस शख्स से मेरा कोई ताल्लुक भी है और मैं रिलेशनशिप को, इस रिश्ते को, इस ताल्लुक को बीच में नहीं लाऊंगा। तो यू विल हैव टू टेल योर फादर दैट वी नीड टू बी इंडिपेंडेंट। यानी आप मुझे इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे और मैं आपके साथ सिंपैथेटिक नहीं हूंगा। तो आपने फैसला कर लिया कि भाई मैं इंडिपेंडेंट रहूंगा, ओके फाइन। लेकिन क्या आप दिखने में इंडिपेंडेंट हैं? नहीं, आप दिखने में इंडिपेंडेंट नहीं है। अगर शेयर होल्डर, किसी भी एक शेयर होल्डर को पता चला कि ऑडिट टीम का एक मेंबर सीएफओ है, वो उसका फादर है, तो आप दिखने में इंडिपेंडेंट नहीं रहे। तो यहां पर हम ये बात कर रहे हैं कि इंडिपेंडेंट के होने के लिए जरूरी है, यानी इंडिपेंडेंट के मुकम्मल होने के लिए जरूरी है कि आप इंडिपेंडेंट इन माइंड भी हो और आप इंडिपेंडेंट इन अपीयरेंस भी हो। आप इंडिपेंडेंट हो भी और आप इंडिपेंडेंट दिखे भी। अगर आप इंडिपेंडेंट हैं लेकिन आप दिख नहीं रहे तो भी आप इंडिपेंडेंट नहीं है। और अगर आप इंडिपेंडेंट है ही नहीं, चाहे आप कितने भी इंडिपेंडेंट देखें, तो फिर तो आप बिल्कुल इंडिपेंडेंट नहीं है। तो जब हम कहते हैं ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दैट मींस मैं ये वसूख के साथ कह सकूं, श्योरिटी के साथ कह सकूं कि मैं इंडिपेंडेंट हूं भी और मैं इंडिपेंडेंट दिख भी रहा हूं। कभी कभार ऐसा होगा कि मैं दिल से इंडिपेंडेंट हूंगा लेकिन मैं दिखने में इंडिपेंडेंट नहीं हूंगा, तो मेरी इंडिपेंडेंस मुकम्मल नहीं है। इंडिपेंडेंस के मुकम्मल होने के लिए दोनों अप्रोचेस का पूरा होना जरूरी है। लिहाजा ये बात दिमाग में याद रखिएगा अपने कि ऑडिटर को इंडिपेंडेंट इन माइंड भी होना है और इंडिपेंडेंट इन अपीयरेंस भी होना है। मैं एक और मिसाल आपको दूं कि ऑडिटर किसी क्लाइंट पे जाता है और क्लाइंट, फॉर एग्जांपल आप किसी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को ऑडिट कर रहे हैं और उस क्लाइंट ने ऑडिटर को गिफ्ट में एक बहुत बड़ी गाड़ी दे दी है कि मेरी तरफ से आप एक गिफ्ट रखें। अब आपने कहा यार ये गिफ्ट लेकर मैं कहीं इंडिपेंडेंस खो तो नहीं बैठूंगा, मैं आज एक महंगा गिफ्ट ले रहा हूं। ऐसा तो नहीं कि मैं ओपिनियन देते हुए, ये रिपोर्ट साइन करते हुए कुछ सोचूं या मेरे दिमाग में कोई बात आए कि मैं अपना ओपिनियन तब्दील करूं सिर्फ इस वजह से कि मैंने इस क्लाइंट से एक बहुत ही महंगा गिफ्ट लिया है। तो आपने कहा नहीं, मैं अगर गाड़ी ले भी रहा हूं गिफ्ट में तो मेरी इंडिपेंडेंस इंटैक्ट रहेगी, मैं बिल्कुल दिल जमाई के साथ काम करूंगा, मैं न्यूट्रल होकर काम करूंगा, मैं गैर जानिबदार होकर काम करूंगा, मैं इस गिफ्ट के मिलने को बीच में नहीं आने दूंगा, मैं इंडिपेंडेंट माइंड रहूंगा। अब आप इंडिपेंडेंट इन माइंड तो हैं लेकिन फिर वही मसला आ गया कि आप इंडिपेंडेंट इन अपीयरेंस नहीं है। अगरचे आपने गाड़ी ली और आपने उस गाड़ी के मिलने को अपने काम पर असरअंदाज होने नहीं दिया, आपने काम उसी तरह किया जिस तरह आपको करना चाहिए था, तब भी आप दिखने में इंडिपेंडेंट नहीं है। अगर किसी शेयर होल्डर को यह पता चला कि आपने क्लाइंट से, मैनेजमेंट से गिफ्ट में गाड़ी ली है, तो वो आपके ओपिनियन पर एतबार नहीं करेगा क्योंकि आपने उसका एतबार खो दिया, आपने क्लाइंट से एक फेवर ले लिया। अब चाहे आप कितने भी इंडिपेंडेंट क्यों ना रहे हो, आपने उस चीज को अपने काम के बीच में कितना ही ना आने दिया हो, लेकिन फिर भी आप दिखने में अपेरेंटली इंडिपेंडेंट नहीं रहे। तो मूविंग ऑन नाउ, हम वापस डेफिनेशन पे आते हैं कि ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू गिव एन ओपिनियन वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू और द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। हमने देख लिया कि इंडिपेंडेंस की दो अप्रोचेस हैं, इंडिपेंडेंस इन माइंड, इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस। आपका इंडिपेंडेंट होना भी जरूरी है, आपका इंडिपेंडेंट दिखना भी जरूरी है, बीइंग इंडिपेंडेंट एंड लुकिंग इंडिपेंडेंट। बहरहाल ये तो अप्रोचेस थी, लेकिन अब सवाल ये है कि इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है, इंडिपेंडेंस के इंग्रेडिएंट्स क्या है, इंडिपेंडेंस किन चीजों से मिलकर बनती है। यानी हमने कहा ऑडिट का एक बेसिक इंग्रेडिएंट है इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बगैर ऑडिट की डिश तैयार नहीं हो सकती। अब इंडिपेंडेंस के इंग्रेडिएंट्स क्या है, इंडिपेंडेंस किन चीजों से मिलकर बनेगी, व्हाट आई हैव टू इंश्योर टू मेक श्योर दैट
इंडिपेंडेंस इज देयर। तो आज हम इंशाल्लाह आज अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसमें हम ये बहुत तफसील से देखेंगे। इनफैक्ट जो आपका नया टॉपिक है जो इस लेक्चर में कवर होगा, दैट इज कोड ऑफ एथिक्स। ये जो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, ये बनाया गया कोड ऑफ एथिक्स। और कोड ऑफ एथिक्स को अगर आप उर्दू में ट्रांसलेट करें तो ये क्या बनता है? ज़ाब्ता-ए इखलाक। देखिए, किसी भी प्रोफेशन के लिए, चाहे वो मेडिसिन का प्रोफेशन हो, चाहे वो इंजीनियरिंग का प्रोफेशन हो, चाहे वो लॉयर या जजेस का प्रोफेशन हो, और चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट का प्रोफेशन हो, कोड ऑफ एथिक्स या कोड ऑफ कंडक्ट का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जितने भी प्रोफेशनल्स होते हैं वो अपने अपनी फील्ड के एक्सपर्ट्स होते हैं, बहुत जबरदस्त किस्म के लोग होते हैं, बट उनको एथिक्स मैनेज करना बहुत जरूरी है, अपना कंडक्ट मैनेज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनकी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, उनका एक्सपीरियंस यानी उनकी काबिलियत और उनका तजर्बा अपनी जगह पर, लेकिन उनको अपने कंडक्ट को, अपने एथिक्स को, इन शॉर्ट अपने इखलाकियात को मैनेज करना बहुत जरूरी है। यानी आपकी जो एथिकल वैल्यूज है, आपकी जो इखलाकी इक़दार हैं, उनका पूरा होना बहुत जरूरी है। नो मैटर आप कितने ही काबिल क्यों ना हो, आप कितने ही तजर्बेकार क्यों ना हो, आप कितने ही एक्सपर्ट क्यों ना हो अपने फील्ड में, लेकिन आपकी एथिकल वैल्यूज का इंटैक्ट होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक आपकी एथिकल वैल्यूज अपनी जगह पर नहीं होंगी, आपकी काबिलियत और आपका तजर्बा किसी काम का नहीं होगा, बल्कि वो उल्टा नुकसान पहुंचाएगा। क्योंकि अगर एक काबिल आदमी होता है लेकिन वो अनएथिकल होता है, तो फिर वो अपनी काबिलियत से बहुत कुछ बिगाड़ सकता है। अगर एक तजर्बेकार आदमी होता है लेकिन वो अनएथिकल होता है, तो फिर वो अपने तजर्बे की बुनियाद पर बहुत सारी चीजों में खराबी पैदा कर सकता है। तो जो काबिलियत का फायदा है, जो तजर्बे का फायदा है, वो उसी सूरत में मिलेगा कि जब आपकी इखलाकी इक़दार अपनी जगह पर होंगे, आपके एथिकल वैल्यूज अपनी जगह पर होंगी। जब तक आप एथिकल नहीं है तो आपकी काबिलियत और आपका तजर्बा प्रोफेशन को, लोगों को, अवाम को नुकसान पहुंचाएगा। तो वो जो आपकी काबिलियत है, आपकी क्वालिफिकेशन और आपका तजर्बा है, वो उसी सूरत में लोगों को फायदा पहुंचाएगा, नफा पहुंचाएगा, उनके लिए इत्मीनान बख्श होगा जब आपकी एथिकल वैल्यूज इंटैक्ट होंगी और आप उन पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। तो बिल्कुल इसी तरह चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी उस ज़ाब्ते इखलाक में कैद किया गया, ये कोड ऑफ एथिक्स बनाया गया कि देखिए जी, हमें आपकी स्किल्स पर, आपकी काबिलियत पर, आपकी क्वालिफिकेशन पर, आपके तजर्बे पर कोई एतराज नहीं है, लेकिन आपको अपनी बाउंड्रीज के अंदर काम करना होगा, आपको एथिकल वैल्यूज का ख्याल रखना होगा। और इसीलिए शुरू के लेक्चर्स में आपको याद होगा हमने पढ़े थे 5 फंडामेंटल ethical principles, remember that or not? 5 बुनियादी इखलाकी उसूल कि कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, कितना ही काबिल क्यों ना हो, कितना ही तजर्बेकार क्यों ना हो, उसके अंदर इन 5 क्वालिटीज का होना जरूरी है। जब तक ये 5 क्वालिटीज उसके अंदर नहीं होंगी, वो एक इंडिपेंडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं कहला सकता। ये बात बड़ी तय है कि ऑडिट शुरू इंडिपेंडेंस से होता है, और इंडिपेंडेंस के जो इंग्रेडिएंट्स हैं, इंडिपेंडेंस किन चीजों से मिलकर बनी है? इंडिपेंडेंस इज इक्वल टू, अगर मैं ये लिखूं तो गलत नहीं होगा, कि इंडिपेंडेंस इज इक्वल टू 5 व्हाट 5 फंडामेंटल एथिकल प्रिंसिपल्स। और वो 5 फंडामेंटल एथिकल प्रिंसिपल्स हम ब्रीफली पढ़ चुके हैं। अगर आपको याद नहीं हो तो आप पिछले लेक्चर्स को अपने रिकॉल कीजिएगा और आप देखिएगा, और आगे भी आज हम उनकी बात करेंगे। तो इट्स ऑल अबाउट दोस 5 प्रिंसिपल्स कि आपके अंदर उन 5 क्वालिटीज का होना जरूरी है। जब तक आपके अंदर वो 5 क्वालिटीज नहीं होंगी, आप एक इंडिपेंडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं होंगे, और तब जब तक आप एक इंडिपेंडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं होंगे, आप ऑडिटर नहीं कहला सकते। तो आज का जो हमारे लेक्चर का एजेंडा है, जो हमारा पहला लेक्चर है, वो अबाउट कोड ऑफ एथिक्स होगा, कि किस तरह से कोड ऑफ एथिक्स को ऑडिटर अपनी जिंदगी में लाएगा, किस तरह से अप्लाई करेगा, किस तरह से उसके थ्रू वो इंश्योर करेगा कि कहीं भी उसकी इंडिपेंडेंस या उसकी जो गैर जानिबदारी है वो डगमगाए नहीं। और फिर उसके बाद हम जाएंगे अगले टॉपिक पे, जो कि इसके बाद वाला लेक्चर होगा, और इसके साथ अटैच्ड होगा एक्सेप्टेंस ऑफ एन एंगेजमेंट। यानी जब भी कोई क्लाइंट आपके पास आएगा और आपसे आपकी सर्विसेज मांगेगा, तो उस वक्त आपको फैसला करना है कि आप उनको सर्विसेज प्रोवाइड करनी है या नहीं करनी है, और किस हद तक करनी है, कि आप वो करने के लिए एथिकल हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे, वगैरह वगैरह। तो आइए इसको इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। और सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा the 5 fundamental ethical principles वो क्या है? What are the 5 fundamental ethical principles? Yes, you can see it on the screen. मैं आपके लिए लिख भी देता हूं। What are the 5 fundamental ethical principles? आप पहले पढ़ चुके हैं, मैं दोबारा आपके लिए लिख रहा हूं ताकि चीजें रिकैप हो जाए और आपके दिमाग में बैठ जाए। इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। अब आपको कुछ कुछ याद आ रहा होगा कि ये तो हमने पढ़ा है।
रिमेंबर दैट। और फिर कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रोफेशनल बिहेवियर। These are the 5 fundamental ethical principles। ये वो 5 क्वालिटीज हैं जो आपके अंदर होनी चाहिए, इसके बगैर गुजारा नहीं है। और ये सब मिलकर क्या बनाएंगी? ये सब मिलकर बनाएंगी इंडिपेंडेंट। तो ऑडिट का मेन इंग्रेडिएंट इंडिपेंडेंस, और इंडिपेंडेंस के इंग्रेडिएंट्स 5 फंडामेंटल एथिकल प्रिंसिपल्स। आपको इनको फॉलो करना है। अब इनको फॉलो करने का एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क अप्रोच हमें बताया गया, और यहां पर आपको बहुत क्लियरली 3 चीजों की हम बात करेंगे, प्रिंसिपल्स, थ्रेट्स और सेफगार्ड्स। तो कोड ऑफ एथिक्स ने सिर्फ ये नहीं बताया कि आपको वो 5 क्वालिटीज क्या है जो आपके अंदर होनी चाहिए, बल्कि उन क्वालिटीज को अपने अंदर लाने का तरीका भी बताया। और कोड ऑफ एथिक्स ने यहाँ एक कॉन्सेप्चुअल बात करी जिसको हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं कि देखिए, जब आप प्रिंसिपल्स फॉलो करेंगे ना, तो आपको थ्रेट्स फेस होंगे, कुछ मुश्किलात आएंगी, कुछ चैलेंजेस आएंगे। यानी थ्रेट्स, इन अदर वर्ड्स, ये वो शैतान है जो आपको बहकाएगा। जब आप अच्छी कोई बात करने लगेंगे या किसी अच्छे काम की तरफ आप जाएंगे तो शैतान आपको बहकाएगा, आपने उससे बचना है। यानी अगर मैं आपसे कहूं कि देखें, एक बात है कि मैं आज से सच बोलूंगा, तसल्ली से सुनिएगा मेरी बात को जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने एक बात कही कि आज से मैं सच बोलूंगा, और मैं फिर कहूं मैं आज से झूठ नहीं बोलूंगा। बज़ाहिर दोनों बातें एक हैं, लेकिन जो पहली वाली बात है उसको फॉलो करना थोड़ा मुश्किल है। जब मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं आज से सच बोलूंगा, तो मुझे हर बार बोलते हुए सोचना पड़ेगा मैं सच बोल रहा हूं नहीं बोल रहा, सच बोल रहा हूं नहीं बोल रहा, सच बोल रहा हूं नहीं बोल रहा। इससे आसान क्या है कि मैं सिर्फ ये इंश्योर कर लूं कि मैं झूठ ना बोलूं। यानी मेरा फोकस बजाय सच बोलने से झूठ बोलने पे आ जाए, कि मैं कहूं कि यार मैं जो बोलूंगा उस पर झूठ नहीं होगा। तो अगर मैंने झूठ से मैं बच गया तो उसका मतलब मैंने जो बोला वो सच ही था। तो थोड़ा सा यही कॉन्सेप्ट कोड ऑफ एथिक्स ने बताया। कोड ऑफ एथिक्स ने कहा, देखिए जी, देयर आर प्रिंसिपल्स दैट यू हैव टू फॉलो। ये प्रिंसिपल्स वो हैं जो आपके अंदर होने चाहिए, ये वो चीजें जो आपने इंश्योर करनी है, ये 5 क्वालिटीज आपके अंदर होनी चाहिए। लेकिन जब आप इन 5 क्वालिटीज को फॉलो करने की तरफ जाएंगे, आप इरादा करेंगे, तो आपको शैतान आपके रास्ते में आएगा और आपको बहकाएगा। उस शैतान को नाम दिया गया थ्रेट्स। आपने उन थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करना है कि ये वो चीजें हैं जो मुझे फंडामेंटल एथिकल प्रिंसिपल्स पर अमल दरामद होने से, अमल पैरा होने से रोक रही हैं। तो आपने उन थ्रेट्स के साथ फिर उनका इंतजाम करना है ना। उनका इंतजाम करने का तरीका भी बता दिया कि देखें, सेफगार्ड्स को आप अप्लाई करेंगे। तो इन अदर वर्ड्स, प्रिंसिपल्स को आपको फॉलो करना है या इंश्योर करना है, थ्रेट से आपने बचना है। और थ्रेट से कैसे बचना है? थ्रू सेफगार्ड्स बचना है आप। तो जो पूरा कोड ऑफ एथिक्स का डॉक्यूमेंट है जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं, वो इन 3 चीजों के इर्द गिर्द घूम रहा है। कुछ वो चीजें हैं जो आपको इंश्योर करनी है, यानी वो 5 फंडामेंटल एथिकल प्रिंसिपल्स हैं। ये 5 क्वालिटीज आपके अंदर होनी चाहिए। और ये 5 क्वालिटीज आपके अंदर कैसे होंगी कि आप थ्रेट से बच जाइए। और फिर थ्रेट से बचने का तरीका भी बता दिया कि सेफगार्ड्स अप्लाई करें। यानी जब भी आपको थ्रेट्स दिखें, आप उन पर सेफगार्ड्स अप्लाई कर दें, जिससे आपके थ्रेट्स या तो मुकम्मल तौर पे एलिमिनेट हो जाए या कम से कम रिड्यूस हो जाए, इस हद तक कि उनका कोई असर ना रहे। यानी अगर आपने थ्रेट्स को एलिमिनेट कर दिया मुकम्मल तौर पे या रिड्यूस कर दिया इस हद तक कि वो आपके काम पर असरअंदाज ना हो, तो इसका मतलब आपने एथिकल प्रिंसिपल्स को पूरा किया। तो इन शॉर्ट, आपके दिमाग में ये फिक्र नहीं होनी चाहिए कि मुझे एथिकल प्रिंसिपल्स को पूरा करना है, बल्कि आपके दिमाग में ये फिक्र होनी चाहिए कि मुझे एथिकल प्रिंसिपल्स को टूटने से बचाना है। और उनको टूटने से बचाने का तरीका यही है कि आप थ्रेट्स को काबू कर ले बाय अप्लाइंग सेफगार्ड्स ऑन देम। तो यही कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क अप्रोच है जिसको यहां पर स्टेप्स में बताया हुआ है। स्टेप 1, आप थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करेंगे। स्टेप 2, आप उन पे सेफगार्ड्स अप्लाई करेंगे। स्टेप 3, होगा क्या? या तो थ्रेट्स मुकम्मल तौर पे एलिमिनेट हो जाएंगे या फिर रिड्यूस हो जाएंगे टू एन एक्सेप्टेबल लेवल। अगर आपने ये स्टेप 1 और स्टेप 2 और स्टेप 3 को फॉलो किया तो मुबारक हो आपको, बहुत बहुत, आपने 5 फंडामेंटल एथिकल प्रिंसिपल्स को पूरा किया। और जब आपने 5 फंडामेंटल एथिकल प्रिंसिपल्स को पूरा किया तो मतलब आपने इंडिपेंडेंस को पूरा किया। तो आज के जो हमारे लेक्चर का फोकस है वो थ्रेट्स और सेफगार्ड्स होंगे। हमने कहा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को कोड ऑफ एथिक्स का डॉक्यूमेंट फॉलो करना है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को एथिकल वैल्यूज को इंश्योर करना है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपने ज़ाब्ते इखलाक के अंदर अपने आप को महदूद रखना है, और वो अपनी काबिलियत का और अपने तजर्बे का बेहतरीन फायदा उसी वक्त उठाएगा जब उसकी एथिकल वैल्यूज इंटैक्ट होंगी। अब उन एथिकल वैल्यूज को इंटैक्ट
रखने के लिए आपको फोकस करना होगा दो चीजों पर। एक है आपके थ्रेट्स, दूसरे हैं आपके सेफगार्ड्स, कि वो चीजें जो आपको मजबूर करेंगी एथिकल प्रिंसिपल्स को तोड़ने पर, आप उन चीजों को देखकर अलर्ट हो जाएंगे और उन पे आप सेफगार्ड्स अप्लाई कर लेंगे, जिससे वो चीजें मुकम्मल तौर पे या तो जड़ से उखड़ जाएं या उनका इंपैक्ट, उनका असर इस हद तक कम हो जाए कि वो बेअसर हो जाएं। तो फिर आपने अगर ये कर लिया, आपने थ्रेट्स को आइडेंटिफाई कर लिया, आपने उन पे सेफगार्ड्स अप्लाई कर दिए, जिससे वो थ्रेट्स आपके एलिमिनेट हो गए या कम से कम रिड्यूस हो गए टू एन एक्सेप्टेबल लेवल, तो इसका मतलब आपने 5 फंडामेंटल एथिकल प्रिंसिपल्स को पूरा किया, मतलब आपने कोड ऑफ एथिक्स को कंप्लाई किया। बात समझ में आ रही है? तो इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हम यही देखेंगे। हम कोड ऑफ एथिक्स पढ़ने लगे हैं। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क मैंने आपको बता दिया, प्रिंसिपल्स क्या है वो मैंने आपको बता दिए, थ्रेट्स और सेफगार्ड्स की आज हम मेजॉरिटी केस में बात करेंगे, और आखिर में थोड़ी बात कॉन्फिडेंशियलिटी को लेकर होगी और थोड़ी बात कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को लेकर होगी। और फिर इसके बाद वाले लेक्चर में हम चले जाएंगे जो हमारी ऑडिट साइकिल का पहला फेज था, एक्सेप्टेंस ऑफ एंगेजमेंट, यानी जब कोई क्लाइंट आपके पास आएगा और आपसे आपकी सर्विसेज मांगेगा तो उस वक्त आपने किन बातों का ख्याल रखना है, क्योंकि असल में उसी वक्त आपने डिसाइड करना है कि इस क्लाइंट को एक्सेप्ट करने की वजह से मेरी एथिकल वैल्यूज का कॉम्प्रोमाइज तो नहीं होंगी और मैं एक अच्छा ऑडिटर साबित होऊंगा या नहीं, और मेरे ओपिनियन पर लोग बिलीव कर पाएंगे या नहीं। ये सारे फैसले उसी वक्त होंगे जब आप एक नए क्लाइंट के साथ रिश्ता जोड़े होंगे। आगे बढ़ते हैं और अपनी बात को हम आगे बढ़ाते हुए जब जाते हैं तो ये हमने देख लिया कि थ्रेट्स को हम या तो रिड्यूस करेंगे या एलिमिनेट करेंगे, और वो कैसे होगा, वो सेफगार्ड्स अप्लाई करके होगा। ओके, ये वो पांचों थ्रेट्स हैं, सॉरी ये वो पांचों प्रिंसिपल्स हैं। एक दफा फिर हम रिकैप कर लेते हैं। What are the 5 ethical principles? Integrity, फिर number 2 was what? Integrity, फिर number 2 objectivity, number 3 मेरी अपनी सीक्वेंस, आप इसी को फॉलो कीजिएगा। number 3 professional competence and due care, आप देख रहे हैं। number 4 confidentiality and number 5 प्रोफेशनल बिहेवियर। ये 5 फंडामेंटल एथिकल प्रिंसिपल्स हैं। ये वो 5 प्रिंसिपल्स हैं जो ऑडिटर का नस्बुल ऐन है, जो ऑडिटर का एंड इन माइंड है, जो ऑडिटर की मंजिल है कि मुझे अपने अंदर ये 5 चीजें चाहिए, और उन 5 चीजों के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, ब्रीफली बता चुका हूं। मैं फिर आपसे कहूंगा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप अपने इनिशियल लेक्चर्स की तरफ जाइए जो इंट्रोडक्शन एंड जनरल प्रिंसिपल्स के बारे में थे, और उससे आप ये वाला पार्ट दोबारा चाहें तो सुन सकते हैं, जहां पर मैंने एक एक एथिकल प्रिंसिपल को आपको तफसीलन बताया था कि इंटेग्रिटी का मतलब क्या है, ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या है, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर का मतलब क्या है, कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब क्या है, और प्रोफेशनल बिहेवियर का मतलब क्या है। और ये यहां पर भी लिखा हुआ है। मैं इसीलिए स्टडी टेक्स्ट का इस्तेमाल कर रहा हूं ताकि आप मेरे साथ भी रहें जब मैं आपके साथ हूं, और जब मैं आपके साथ ना हूं तब भी आप मुझे फॉलो करते रहें, ताकि आप स्टडी टेक्स्ट में आपको पता हो क्या चीज कहां पर लिखी हुई है। आई एम यूजिंग द कैप्लन स्टडी टेक्स्ट, पर जरूरी नहीं कि आप भी कैप्लन यूज करें, आप बीपीपी भी यूज कर सकते हैं, आप कोई भी और चीज यूज कर सकते हैं, बट यू शुड नो हाउ टू रीड थ्रू द स्टडी टेक्स्ट। क्योंकि देखिए ये थ्योरी पेपर है, इसमें आपका स्टडी टेक्स्ट को एक बार गो थ्रू करना और इसमें लिखी हुई चीजों को एक बार पढ़ना वो जरूरी होगा। आप बिल्कुल एक ब्लाइंड स्पॉट के साथ आगे नहीं बढ़ सकते। चलिए जी, तो अब हम आ रहे हैं थोड़ी सी काम की बात पर, और हम कह रहे हैं चलिए जी अब थ्रेट्स और सेफगार्ड्स की बात करते हैं, और थ्रेट्स किस किस्म के होते हैं, सेफगार्ड्स किस किस्म के होते हैं, वो हमें देखना होगा। और प्रोबेबली जो आपके एग्जाम में सवाल आएगा ना वो भी इन्हीं लाइंस पे आएगा कि वो आपको एक सिनेरियो देगा और कहेगा देखो भाई ये सिनेरियो है, ये एक रियल लाइफ सिनेरियो है, अब तुम इसमें आइडेंटिफाई करो, ये सिनेरियो पढ़ के आइडेंटिफाई करो कि इसमें कौन कौन से थ्रेट्स हैं, और जब तुम आइडेंटिफाई कर लो तो फिर इस पर सेफगार्ड्स अप्लाई कर देना, जिससे वो थ्रेट्स या तो एलिमिनेट हो जाएंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर एलिमिनेट नहीं हुए, मुकम्मल तौर पे खत्म नहीं हुए, तो कम से कम सेफगार्ड से वो रिड्यूस होने चाहिए। और अगर वो रिड्यूस भी हो गए इस हद तक कि वो बेअसर हो गए, बेजरर हो गए, तो फिर तुम सेफ हो, फिर तुम्हारे एथिकल प्रिंसिपल सेफ है। तो यहां पर ये लिखा हुआ है, वो कह रहे हैं स्टेप 1 क्या है कि आप थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहला काम तो शैतान की शक्ल पहचानना है ना, कि आप ये पहचान लें कि ये शैतान है। हम में से बहुत सारे लोग यही नहीं पहचान पाते कि ये शैतान है। जब आप यही नहीं पहचानते कि ये शैतान है, ये थ्रेट है, तो आप उसको काबू करने का, उसके साथ डील करने का कोई तरीका भी नहीं सोच पाते। तो स्टेप 1 तो यही है कि आप पहचान लें कि ये शैतान है, और फिर देखें, असेस करें। क्या असेस करें? कि वो शैतान सिग्निफिकेंट है या नहीं, थ्रेट सिग्निफिकेंट है या नहीं। अगर थ्रेट आपको लगता है कि सिग्निफिकेंट नहीं है तो उसको काबू करने की जरूरत नहीं है, उसका तोड़ करने की जरूरत नहीं है, सेफगार्ड के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है।
है, इग्नोर कर दीजिए। थ्रेट तो है लेकिन सिग्निफिकेंट नहीं है, मतलब ये असरअंदाज नहीं होगा, ये बेअसर है या बेजरर है या इसका कोई इंपैक्ट नहीं है, तो छोड़ दीजिए। हाँ, लेकिन अगर ये थ्रेट सिग्निफिकेंट है तो फिर आप छोड़ नहीं सकते, फिर आपको सेफगार्ड्स अप्लाई करने होंगे। और जैसा कि मैंने आपसे कहा, सेफगार्ड्स या तो उस थ्रेट को मुकम्मल तौर पे एलिमिनेट कर देंगे या कम से कम रिड्यूस कर देंगे टू एन एक्सेप्टेबल लेवल। ये मैं काट नहीं रहा हूं, इत्मीनान रखिए, अंडरलाइन कर रहा हूं ताकि आप समझ जाएं, एलिमिनेट और रिड्यूस। तो या तो सेफगार्ड थ्रेट को मुकम्मल तौर पे एलिमिनेट कर देंगे या रिड्यूस कर देंगे टू एन एक्सेप्टेबल लेवल। आगे बढ़ते हैं अब थ्रेट्स की। देयर आर 5 कैटेगरीज ऑफ थ्रेट्स, मैं यहां पर लिख भी देता हूं। देयर आर 5 कैटेगरीज ऑफ थ्रेट्स। जिस तरह 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, इस तरह थ्रेट्स की भी 5 कैटेगरीज हैं और ये आपके सामने लिखी हुई हैं। अगेन इसकी भी एक सीक्वेंस है, कोशिश करके ये फॉलो कीजिएगा। नंबर 1 सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, नंबर 2 सेल्फ रिव्यू थ्रेट, नंबर 3 एडवोकेसी थ्रेट, नंबर 4 फेमिलियरिटी थ्रेट, नंबर 5 इंटिमिडेशन थ्रेट। ये थ्रेट्स नहीं है, ये थ्रेट्स की कैटेगरीज हैं, ये शैतान की कैटेगरीज हैं कि कौन सा शैतान है, ये किस टाइप का शैतान है। ये उसके अंदर मजीद एग्जांपल्स आएंगी कि कौन कौन सी वो एक्टिविटीज हैं, कौन कौन सी वो रिलेशनशिप्स हैं, कौन कौन सी वो सर्कमस्टेंसेस हैं जो थ्रेट्स बन सकती हैं। नहीं, इन अदर वर्ड्स अगर मैं आपसे ये कहूं तो गलत नहीं होगा कि थ्रेट्स कैन आइदर बी रिलेशनशिप्स और circumstances, isn't it? ये 2 चीजें होंगी ना, कुछ रिलेशनशिप्स ऐसी होंगी या कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसी होंगी जो थ्रेट का बाइस बनेंगी। तो दीज आर द 5 कैटेगरीज ऑफ थ्रेट्स जो आप देख रहे हैं। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट का मतलब क्या है? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट का मतलब यह है कि किसी भी चीज में अगर आपका जाती मफाद शामिल हुआ तो फिर वो आपको मजबूर करेगा कि आप एथिकल प्रिंसिपल्स को तोड़ें। तो जब भी आप देखें कि आपका जाती मफाद आ रहा है, अलर्ट हो जाइए, सेफगार्ड अप्लाई कर दीजिए ताकि आप एथिकल प्रिंसिपल्स को प्रोटेक्ट कर सके। सेल्फ रिव्यू थ्रेट का मतलब क्या है? सेल्फ रिव्यू थ्रेट का मतलब यह है कि जब आप अपने ही काम को रिव्यू करेंगे, अपने ही काम को ऑडिट करेंगे, तो आप अपनी गलतियों पर अंधे हो जाएंगे। मिसाल के तौर पे आप ACCA का एग्जाम देने गए और एग्जाम मुकम्मल होने के बाद इन्विजिलेटर ने आके अनाउंस किया कि अब आप अपने अपने पेपर्स खुद चेक कर लें, तो फिर आपको तो अपने काम में कोई गलती नजर आएगी ही नहीं। आप तो अपने आप को फुल मार्क्स देंगे, आपकी तो वर्ल्ड टॉप या पाकिस्तान टॉप या अपनी कंट्री में जिसमें भी आप रहते हैं वहां की टॉप पोजीशन आ जाएगी, क्योंकि आप जब अपने ही काम को रिव्यू करेंगे, अपने ही काम को ऑडिट करेंगे, तो आपको अपने काम में कोई गलती नजर नहीं आएगी। ये इंसानी फितरत है। तो लिहाजा ऑडिटर अपने ही किए हुए काम को ऑडिट नहीं कर सकता, और अगर वो ऐसा करेगा तो ये सेल्फ रिव्यू थ्रेट है, इसका आपको इंतजाम करना पड़ेगा। फिर आते हैं एडवोकेसी थ्रेट कि ऑडिटर को अपनी न्यूट्रल पोजीशन मेंटेन करनी है, उसको अनबायस्ड रहना है, न्यूट्रल रहना है, गैर जानिबदार रहना है। वो किसी को एडवोकेट नहीं कर सकता। किसी को एडवोकेट मतलब वो किसी के बिहाफ पर कोई बात नहीं कर सकता, किसी के बारे में कोई अच्छी बात नहीं कर सकता, किसी के बारे में कोई बुरी बात नहीं कर सकता, किसी को फेवर नहीं कर सकता, किसी के बिहाफ पर कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि अगर उसने क्लाइंट के या मैनेजमेंट के बिहाफ पर कोई भी अच्छी बुरी बात करी तो उसकी जो न्यूट्रल पोजीशन है उसको खतरा है। तो अगर ऐसा कुछ है तो वो एडवोकेसी थ्रेट है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट थ्रेट आता है फेमिलियरिटी थ्रेट, क्योंकि बहरहाल ऑडिटर इंसान है और वो इसी दुनिया में रहता है, वो लोगों से मिलता जुलता भी है, फीलिंग्स भी रखता है, इमोशंस भी रखता है। वो रोबोट तो नहीं है, वो खलाई मखलूक तो नहीं है। जब वो लोगों के पास जाएगा और उनके साथ काम करेगा, उनसे चीजें मांगेगा, उनसे सवाल पूछेगा, उनके साथ इंटरैक्ट करेगा, तो कहीं ना कहीं उसकी रिलेशनशिप बिल्डिंग होगी, उसकी इमोशंस बीच में आएंगी, लिहाज मुरव्वत वाला एलिमेंट आएगा, दोस्तियां यारियां होंगी। लेकिन ऑडिटर ये दोस्ती यारी, ये लिहाज मुरव्वत अफोर्ड नहीं कर सकता। ये फेमिलियरिटी थ्रेट होगा। वो अपनी इस दोस्ती यारी और लिहाज और मुरव्वत के चक्कर में वो कर बैठेगा जो उसको नहीं करना चाहिए। और ऑडिटर का ओपिनियन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इसको भी इंशाल्लाह हम देखेंगे। और आखिरी थ्रेट इंटिमिडेशन थ्रेट, कि जब किसी ऑडिटर किसी डर या किसी धमकी का शिकार होकर गलत काम कर बैठे तो ये इंटिमिडेशन थ्रेट है। तो ये दीज आर द 5 कैटेगरीज ऑफ थ्रेट्स। ये वो 5 थ्रेट्स हैं या 5 किस्म के थ्रेट्स हैं जो हमें मिलेंगे। हम एक एक कैटेगरी को देखते जाएंगे, उसके अंदर की हम एग्जांपल्स देखते जाएंगे कि भाई इस कैटेगरी में किस किस किस्म के थ्रेट्स हो सकते हैं, और साथ साथ उनके सेफगार्ड भी हम देखते चले जाएंगे। अच्छा जी, हम पहली कैटेगरी पे आते हैं, व्हिच इज द सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, और इसकी एक एक एग्जांपल्स हम देखते जाएंगे और इंशाल्लाह उसके सेफगार्ड्स भी डिस्कस करते चले जाएंगे। पहली एग्जांपल है इसमें फी डिपेंडेंसी।
देखिए बहरहाल ऑडिटर फ्री में तो काम नहीं करता, वो अपने काम के पैसे लेता है और वो पैसे लेना ज़ाहिर है उसकी ज़रूरत भी है, वो प्रोफेशनल फ़ी है उसकी। लेकिन ऑडिटर का उस फ़ी पर अनड्यू डिपेंडेंस नहीं होना चाहिए, ओवर डिपेंडेंस जो आप हाईलाइटेड देख भी रहे हैं अपनी स्क्रीन पे। फ़ी लेना ऑडिटर की मजबूरी है, उसकी ज़रूरत है, लेकिन अगर वो किसी भी क्लाइंट से मिलने वाले पैसों पर ओवरली डिपेंडेंट हो जाएगा, हद से ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाएगा, तो फिर होगा क्या कि वो चीज़ उसके लिए थ्रेट बन जाएगी, उसका ज़ाती मफाद आ जाएगा बीच में। फिर वो चाहेगा नहीं कि क्लाइंट से किसी बात पर झगड़ा करे या आर्ग्यू करे या उनके खिलाफ जाए, क्योंकि वो अपने वो जो पैसे उसको मिलते हैं वो खोना नहीं चाहता। तो उस पर डिपेंडेंस तो बेशक है, लेकिन ओवरऑल डिपेंडेंस होना वो खतरनाक है। इसके लिए गाइड किया गया कि आप कोशिश करें कि किसी भी एक क्लाइंट से मिलने वाले पैसे आपके टोटल रेवेन्यू के 15% से ज्यादा ना हो। मिसाल के तौर पे मेरे पूरे साल का रेवेन्यू है 10 लाख रुपए, तो किसी एक क्लाइंट से मिलने वाले पैसे जो है ना, मुझे जो प्रोफेशनल फी है वो 1.5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी 1 मिलियन अगर मेरा टोटल रेवेन्यू है, करेंसी कोई भी हो, चूंकि मैं पाकिस्तान से मुखातिब हूं आपसे तो मैं रुपए की बात कर रहा हूं, तो 1 मिलियन का अगर आपका रेवेन्यू है टोटल, तो उसका 15% बनता है 1.5 लाख, 150,000। तो आपका जो किसी एक क्लाइंट से मिलने वाला रेवेन्यू है वो टोटल रेवेन्यू के 15% तक हो। अगर 15% से ज्यादा होगा तो वो एक ओवर डिपेंडेंस हो जाएगी, एंड ओवर डिपेंडेंस वुड रिजल्ट इन सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, कि फिर आपका ज़ाती मफाद आ जाएगा और आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि वो क्लाइंट आपसे नाराज हो, वो मैनेजमेंट आपसे नाराज हो और आपको वो फारिग कर दे या वो आपके खिलाफ कोई एक्शन ले ले। फिर दूसरी एग्जांपल जो आप देखेंगे सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट में, वो है ओनिंग शेयर्स एंड फाइनेंशियल इंटरेस्ट। जिस क्लाइंट का आप ऑडिट करते हैं उस क्लाइंट में आप शेयर्स होल्ड नहीं कर सकते, आपका कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि जहां पर आपका फाइनेंशियल इंटरेस्ट होगा उसका आप ऑडिट नहीं कर पाएंगे ना। क्योंकि अगर ऑडिट करने में कोई गड़बड़ निकली जिससे उसकी शेयर वैल्यू पर कोई असर पड़ा, कोई इंपैक्ट आया, तो आप वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें आपका भी नुकसान होगा। तो आपके लिए बेहतर क्या है, आपकी इंडिपेंडेंस के लिए बेहतर क्या है कि आप किसी भी क्लाइंट में शेयर्स होल्ड ना करें, फाइनेंशियल इंटरेस्ट ना होल्ड करें, और अगर ऐसा है तो ये थ्रेट होगा। फिर आपको उसको मैनेज करना पड़ेगा। इसके सेफगार्ड्स क्या हैं? इसका पहला सेफगार्ड तो यही है कि आप उस शेयर्स को डिस्पोज ऑफ कर दें। आप जिस क्लाइंट के ऑडिटर बन गए, अगर आपके पास उस क्लाइंट के शेयर्स मौजूद हैं, मिसाल के तौर पे मैं एबीसी कंपनी का ऑडिटर बन गया और मेरे पास एबीसी कंपनी के शेयर्स मौजूद हैं, तो इसका सेफगार्ड क्या है कि आप शेयर्स को डिस्पोज ऑफ कर दें। चूंकि अब आप उस कंपनी के ऑडिटर बन गए, अब आप उसके शेयर होल्डर नहीं रह सकते, तो आप उसको डिस्पोज ऑफ कर दें। इससे आपका थ्रेट क्या होगा? एलिमिनेट हो जाएगा। लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं, मैं शेयर्स डिस्पोज ऑफ तो नहीं करना चाहता, तो फिर आप उनकी तादाद कम कर दें, यानी इस थ्रेट के इम्पैक्ट को आप इतना रिड्यूस कर दें कि वो असरअंदाज फिर ना हो और आपके काम पर वो कोई फर्क ना डाले, राइट। इसी तरह लोन्स एंड गारंटीज। अगर आप जिस क्लाइंट को ऑडिट करते हैं उस क्लाइंट से आपने कोई लोन लिया हुआ है या कोई गारंटी ली हुई है, तो आपके लिए वो सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट का बाइस बन सकता है। मिसाल के तौर पे मैं किसी क्लाइंट को ऑडिट करूं, लेकिन मैंने उस क्लाइंट से लोन भी लिया हुआ है, तो अगर मैंने उसके खिलाफ कोई गलत ओपिनियन देने की कोशिश करी, तो वो क्लाइंट सबसे पहले मुझसे लोन वापस करने का तकाजा करेगा, जो कि मेरा सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है। मैं नहीं चाहता कि वो मुझसे भी लोन मांगे, क्योंकि मैं लोन देने की पोजीशन में नहीं हूं, लिहाजा मैं वो करूंगा जो वो चाहते हैं और मैं वो नहीं करूंगा जो मुझे करना चाहिए। यह आपके लिए सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट बन सकता है। फिर ओवरड्यू फी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कभी भी आप क्लाइंट के साथ उधार पर काम ना करें। जितना जितना आप काम करते जाएं उतने उतने पैसे आप लेते जाएं, क्योंकि अगर आपकी फी ओवरड्यू हो गई, मिसाल के तौर पे देखिए, ये बिल्कुल ऐसी बात है ना कि आप कह रहे हैं मुझसे कि मैं आपको ऑडिट करूं। अब जब मैं आपको ऑडिट करूंगा तो सब कुछ अच्छा भी हो सकता है और हो सकता है सब कुछ अच्छा ना हो। और अगर आपने पहले से एडवांस पेमेंट नहीं ली ऑडिट फी की और आखिर में कुछ अच्छा नहीं हुआ, तो आपके पैसे फंस सकते हैं, आपके पैसे अटक सकते हैं। अगरचे ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ऑडिटर के पास अपने पैसे निकलवाने के बहुत तरीके हैं, लेकिन जब आपके पैसे फंसेंगे क्लाइंट के पास, तो फिर आपका सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट आ जाएगा, क्योंकि आप नहीं चाहते कि वो पैसे फंसे, आप नहीं चाहते किसी मुश्किल में आप पड़े, आप नहीं चाहते कि क्लाइंट आपको परेशान करे। आप उनकी चीज़ों को छोड़ देंगे, उनकी गलतियों को जाने देंगे, उनके आप एरर्स को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, जो कि गलत होगा। तो हमेशा कोशिश की जाती कि ऑडिट की फी एडवांस में ली जाए और कोई भी फी ओवरड्यू ना हो, ताकि ऑडिटर की इंडिपेंडेंस इंपेयर ना हो और कोई सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट बीच में ना आए। फिर एक और एग्जाम्पल, जिस क्लाइंट का आप ऑडिट करें, अगर उस क्लाइंट के साथ आपकी कोई बिजनेस रिलेशनशिप है, आप कहीं पर वो जो क्लाइंट है, जो मैनेजमेंट है, आप
कहीं पर उनके साथ पार्टनर भी है किसी बिजनेस में, तो ये बिजनेस रिलेशनशिप भी आपका सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट बन सकती है। आपको या तो वो बिजनेस रिलेशनशिप खत्म करनी पड़ेगी एज अ सेफगार्ड, या ये ऑडिट छोड़ना पड़ेगा। दोनों चीजें आप साथ में नहीं चला सकते। फिर ये बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट विद एन ऑडिट क्लाइंट। देखिए ये बड़ी नॉर्मल सी चीज है और तमाम ही लोग इससे गुजरते हैं। ऑडिट में कॉन्सेप्ट है आर्टिकलशिप का, और आमतौर पे जब एक ऑडिट का स्टूडेंट या एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी का स्टूडेंट अपनी आर्टिकलशिप करता है, तो जब उसकी आर्टिकलशिप एंड होने वाली होती है तो वो अपनी नौकरी का बंदोबस्त भी करता है। और मिसाल के तौर पे मैं एक क्लाइंट पर गया और मुझे पता है कि मेरी आर्टिकलशिप का ये आखिरी क्लाइंट है और इसके बाद मेरी आर्टिकलशिप खत्म हो जाएगी और मुझे किसी ना किसी कंपनी को इंडस्ट्री में ज्वाइन करना होगा। तो चूंकि वो क्लाइंट मुझे अच्छा लगता है और मैं चाहता हूं कि मैं आर्टिकल्स मुकम्मल होने के बाद उनको ज्वाइन कर लूं, तो आप ऑडिट भी चल रहा है और साथ में आप उनके साथ अपनी जॉब की नेगोशिएशन भी कर रहे हैं, सैलरी पे नेगोशिएशन भी हो रहा है, पर्क्स एंड बेनिफिट्स पे नेगोशिएशन भी हो रहा है। तो ये आपके लिए सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट बन सकता है, क्योंकि क्लाइंट आपके साथ खेल सकता है, मैनेजमेंट आपके साथ खेल सकती है कि देखें अगर आप हमारा ऑडिट आसानी से निकाल देंगे तो हम आपको एक अच्छी जॉब ऑफर करेंगे, आपकी ये सैलरी होगी, आपके ये बेनिफिट्स होंगे, ये आपके लिए ड्रॉबैक में जा सकता है। तो जब कभी भी आप किसी क्लाइंट के साथ एम्प्लॉयमेंट नेगोशिएशन करेंगे, जो कि अभी आपका एम्प्लॉयर नहीं बना है, आपका एम्प्लॉयर वो बन सकता है, आप वहां पर जॉब की तलाश कर रहे हैं, नेगोशिएशन कर रहे हैं, तो वो आपके लिए सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट बन जाएगा। इसीलिए कहा गया पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट, वो एम्प्लॉयमेंट जो अभी हुई नहीं है, हो सकती है, लेकिन उसके लिए नेगोशिएशन आज चल रही है, तो आपका ऑडिटर की पोजीशन पर रहते हुए इस किस्म की नेगोशिएशन करना, ये सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट हो सकता है। फिर कंटिंजेंट फी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कंटिंजेंट फी, कंटिंजेंट का मतलब डिपेंडेंट होना। मेरी फी किसी चीज पर डिपेंडेंट नहीं होगी, इसलिए कह रहा हूं फी पहले चार्ज हो जानी चाहिए। मिसाल के तौर पे क्लाइंट ने आपसे लिखवा लिया, बार बार मैं ये क्लाइंट का वर्ड यूज कर रहा हूं, ये मैनेजमेंट के लिए कर रहा हूं। क्लाइंट ने आपसे लिखवा लिया कि देखें अगर आपका ओपिनियन अनमॉडिफाइड हुआ ना, अच्छा हुआ, तो फी 6 लाख रुपए होगी, और अगर आपका ओपिनियन मॉडिफाइड हुआ, अच्छा नहीं हुआ, तो फी 3 लाख रुपए होगी। तो आपने फी को किसी चीज पर डिपेंडेंट कर दिया, आपने फी को इस ऑडिट के आउटकम पर डिपेंडेंट कर दिया। तो हुआ क्या कि अब तो ऑडिटर खुद चाहेगा कि ओपिनियन क्लीन हो ताकि उसको पैसे ज्यादा मिले। तो किसी भी चीज पर आपकी फी कंटिंजेंट नहीं हो सकती, आपकी फी फिक्स्ड होगी, आपकी सर्विसेज के मुताबिक होगी, आपके वक्त के मुताबिक होगी, वो किसी काम के आउटकम पर डिपेंडेंट नहीं होगी। आई होप आपको बात समझ में आ रही है। तो ये सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट था और ये उसकी एग्जांपल्स थी। अब हम देख रहे हैं फेमिलियरिटी थ्रेट। फेमिलियरिटी थ्रेट जो मैंने आपसे कहा कि ये वो थ्रेट है जो किसी लिहाज, मुरव्वत, दोस्ती, यारी की वजह से आता है। और इसमें जो पहली एग्जांपल है, लॉन्ग एसोसिएशन ऑफ सीनियर पर्सनल विद द क्लाइंट, यानी एक ही बंदा बार बार एक ही क्लाइंट के ऑडिट पे जाता है। मैं इस साल भी उस क्लाइंट के ऑडिट पे गया, अगले साल फिर मैं ही चला गया, उससे अगले साल फिर मैं ही चला गया, और मेरा बार बार जाना अच्छा है क्योंकि मुझे उनके बारे में बहुत कुछ पता है, मैं उनके बारे में बहुत सारी चीजें जानता हूं। कोई नया बंदा जाएगा तो उसको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, तो ये अच्छा तो है, लेकिन कोड ऑफ एथिक्स के मुताबिक ये बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि जब एक ही बंदा या एक ही ग्रुप ऑफ पीपल बार बार एक ही क्लाइंट पर जाते रहेंगे तो दे विल टेंड टू बिल्ड अप रिलेशनशिप्स ओवर देयर। उनकी वहां पर रिलेशनशिप बिल्डिंग हो जाएगी, दोस्तियां यारियां हो जाएंगी, फिर वो उस तरह से काम नहीं कर पाएंगे जिस तरह उनको काम करना चाहिए, वो सिंपैथेटिक हो जाएंगे। तो इसके सेफगार्ड्स क्या है कि आप लोगों को रोटेट करते रहें। अगर आप उनको रोटेट नहीं कर सकते, हर बार तब्दील नहीं कर सकते, तो उनके रोल्स चेंज करते रहें। पिछले साल अगर मैंने एक एरिया ऑडिट किया है तो इस साल में कोई दूसरा एरिया ऑडिट करूं ताकि चीजें रिपीट ना हो। और अगर वो भी मुमकिन नहीं है तो फिर उनके काम का एक कड़ा रिव्यू होना चाहिए, एक सख्त किस्म का रिव्यू होना चाहिए, जो कि यहां पर लिखा हुआ भी है, ताकि कोई भी गलत चीज ना हो। फिर फेमिलियरिटी थ्रेट की एक और एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल आपको बता रहा हूं कि देखिए जो मैंने शुरू में बताया भी, क्लोज फैमिली एंड पर्सनल रिलेशनशिप। अगर क्लाइंट पर आपकी कोई क्लोज फैमिली या पर्सनल रिलेशनशिप मौजूद है तो ये फेमिलियरिटी थ्रेट है, और जाहिरी बात है आप सिंपैथेटिक हो जाएंगे, आप लिहाज मुरव्वत में आ जाएंगे। तो इसके सेफगार्ड्स क्या है कि या तो आप ये तो नहीं कहेंगे कि आपके अब्बा क्लाइंट पर सीएफ हैं तो आप अब्बा को छोड़ दें, नहीं, अब्बा को तो नहीं छोड़ सकते, तो फिर आप क्लाइंट छोड़ दें। अब्बा से आप ये भी नहीं कह सकते कि आप नौकरी छोड़ दें क्योंकि मुझे इस क्लाइंट को ऑडिट करना है। ये अनरियलिस्टिक है। कोड ऑफ एथिक्स एक फितरी डॉक्यूमेंट है, ये नेचुरल डॉक्यूमेंट है, ये आपसे कोई गैर फितरी या अननेचुरल चीज करने को नहीं कहेगा कि आप अपने अब्बा से रिश्ता तोड़ दें या अब्बा से कहे नौकरी छोड़ दें। ऑडिट तो 2 महीने का है, वो 2 महीने के ऑडिट की नौकरी तो नहीं छोड़ेंगे, तो बेहतर है कि आप ऑडिट छोड़ दें। या अगर आप ऑडिट छोड़ ना सके, ये थ्रेट एलिमिनेट ना हो सके, तो रिड्यूस तो हो सकता है कि आपको वो काम दिया जाए जहां पे आपके अब्बा की मौजूदगी ना हो, जहां पे आप उनसे दूर रहे फिजिकली भी, जहां पे आपका कोई इंटरेक्शन ना हो। तो इस तरह से थ्रेट एलिमिनेट तो बहरहाल नहीं होगा, लेकिन काफी हद तक रिड्यूस हो सकता है। फिर एम्प्लॉयमेंट विद एन ऑडिट क्लाइंट,
अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, यानी पिछले साल तक एक शख्स है वो ऑडिट फर्म में था, उसने एक क्लाइंट को ऑडिट किया। मिसाल के तौर पे मिस्टर ए है, वो एबीसी कंपनी के ऑडिट पे थे पिछले साल। इस साल मिस्टर ए एबीसी कंपनी के डायरेक्टर बन गए। तो पिछले साल तक जो शख्स ऑडिटर था, इस साल वो उस कंपनी का डायरेक्टर बन गया। अब हुआ क्या? अब उसको तो पता है ना, पिछले साल ऑडिटर आया था तो ऑडिटर ने क्या चीजें करी थी, क्या मांगा था, क्या पूछा था, किन चीजों पर फोकस किया था, क्योंकि वो खुद ऑडिटर था। अब वो ऑडिट की सीट छोड़ के डायरेक्टर की सीट पे आ गया, तो फेमिलियरिटी थ्रेट आ गया ना। अब वो तो सारी बातें वहां जाकर प्रिडिक्ट कर लेगा कि क्या होगा, कैसे होगा। ना सिर्फ ये कि वो प्रिडिक्ट करेगा, बल्कि अब जो लोग ऑडिट करने आएंगे उनको भी इन्फ्लुएंस करेगा, क्योंकि वो उनको जानता होगा, उसके पुराने लोग होंगे जिनसे उसकी दोस्ती यारी भी हो सकती है, वो इन्फ्लुएंस कर सकता है, लोग उसके दबाव में आ सकते हैं, वो सीक्रेट्स आउट कर सकता है, क्योंकि पिछले साल वो ऑडिटर था, इस साल वो डायरेक्टर है, पिछले साल उसकी सीट कोई और थी, इस साल सीट कोई और है, लिहाजा ये फेमिलियरिटी थ्रेट हो सकता है। अच्छा जी, फिर हम आते हैं सेल्फ रिव्यू थ्रेट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेल्फ रिव्यू थ्रेट क्या है। सेल्फ रिव्यू थ्रेट ये है कि मैं अपने ही काम को रिव्यू करूं, अपने ही काम पर नजरसानी करूं, जो कि गलत होगा। गलत क्या मतलब, मैं अपने काम में गलतियां नहीं निकाल पाऊंगा। इसकी कुछ एग्जाम्पल उन्होंने यहाँ पे दिए। पिछले साल मुझे जिस क्लाइंट का मैं आज ऑडिट कर रहा हूँ, पिछले साल मुझे इस क्लाइंट ने बुलाया था और मुझसे कोई एडवाइजरी सर्विस ली थी कि मैं इनके फाइनेंशियल सिस्टम डिजाइन करूं, मैं इनके अकाउंटिंग सिस्टम को डिजाइन करूं, मैं इनके फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कुछ पार्ट प्ले करूं। तो पिछले साल मैं इनके पास आया था एज एन एडवाइजर, मैंने वो सारा काम किया, सिस्टम्स बनाए, चीजों को डिजाइन किया। इस साल मैं इनका ऑडिटर बन के आया हूं, और जब मैं इस साल इनका ऑडिटर बन के आया हूं तो ऑडिटर बनने के बाद मैं उन्हीं चीजों को ऑडिट करूंगा जो पिछले साल मैंने ही बनाई थी, मैंने ही एडवाइस किया था। तो मुझे अपने काम में कोई गलती नजर नहीं आएगी, मैं कहूंगा सब ठीक है, ऑल इज वेल, क्योंकि ये तो मैंने ही किया था। मैं अपनी गलतियों पर अंधा हो जाऊंगा। तो ये सेल्फ रिव्यू थ्रेट है। फिर इंटरनल ऑडिट सर्विसेज, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि देखिए ऑडिट फर्म्स जो है ना, यहाँ पे हमें एक बात समझनी है, ऑडिट फर्म्स जो है ना वो सिर्फ ऑडिट की सर्विस प्रोवाइड नहीं करती। हाँ, ऑडिट उनकी मेन सर्विस है जो वो प्रोवाइड करती हैं, लेकिन वो ऑडिट सर्विसेज के अलावा बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। अगर हम थोड़ा सा इसको लिस्ट डाउन कर लें कि वो कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, ये देखें, ये आपके सामने आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। वो अकाउंटिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करती हैं कि आपको अकाउंटिंग में हेल्प करें, वो टैक्सेशन की सर्विसेज भी प्रोवाइड करती हैं, वो आईटी की सर्विसेज भी प्रोवाइड करती हैं टेक्नोलॉजी बेस्ड, वो लीगल सर्विसेज भी प्रोवाइड करती हैं, वो वैल्यूएशन सर्विसेज भी प्रोवाइड करती हैं, वो इंटरनल ऑडिट सर्विस भी प्रोवाइड करती हैं। तो यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर दी गई है। देखिए, अगर आप कोई भी इनमें से कोई भी सर्विस आप किसी एक कंपनी को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो फिर आप उस कंपनी का एक्सटर्नल ऑडिट नहीं कर सकते, या आप उनका अगर एक्सटर्नल ऑडिट कर रहे हैं तो उनको आप कोई भी ये वाली सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकते। देयर शुड बी अ वेरी फाइन लाइन इन बिटवीन, क्योंकि जब आप उनको ये सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे तो एज एन ऑडिटर फिर आप इन्हीं सर्विसेज को ऑडिट कर रहे होंगे। सेल्फ रिव्यू थ्रेट आ गया, आप ये नहीं कर सकते। आपको फैसला करना होगा, या तो आपने उनको ऑडिटर बनना है या आपने उनको कोई और सर्विस प्रोवाइड करनी है। इट कैन बी आइदर ऑफ द टू, इट कैन नॉट बी बोथ एट द सेम टाइम। और यही मेन सेल्फ रिव्यू थ्रेट होता है कि किसी एक क्लाइंट पर आपने कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करी और फिर कुछ टाइम बाद आप उसी क्लाइंट के ऑडिटर बन गए, और वो जो आपने एडवाइजरी सर्विस प्रोवाइड करी थी आप उसी के ऊपर कमेंट कर रहे हैं, उसी के ऊपर आप ओपिनियन दे रहे हैं, जो कि गलत होगा, जो कि सेल्फ रिव्यू थ्रेट होगा, क्योंकि आपको अपने काम में कोई गलती नजर नहीं आएगी। तो ये मैंने सारी सर्विसेज आपको एक साथ ही दिखा दी। इनके सेफगार्ड्स यही हैं कि आप कोई एक काम छोड़ दें, या तो ये छोड़ दें या वो छोड़ दें, इससे आपका थ्रेट एलिमिनेट हो जाएगा। और इसमें थ्रेट रिड्यूस करने का एक तरीका ये, अगर आप ये दोनों काम साथ करना चाहते हैं, एडवाइजरी सर्विस भी और ऑडिट की सर्विस भी, तो इसका एक सेफगार्ड ये है कि आप दोनों कामों के लिए अलग अलग टीम्स यूज करें, अलग अलग पार्टनर्स यूज करें, उनकी अलग अलग रिपोर्टिंग लाइंस हो, और वो दोनों टीम्स बिल्कुल इस तरह काम करें जैसे कि वो अलग अलग फॉर्म से ताल्लुक रखती हैं। इससे थ्रेट एलिमिनेट तो नहीं होगा, लेकिन काफी हद तक रिड्यूस जरूर हो जाएगा। फिर सेल्फ रिव्यू थ्रेट में एक और एग्जांपल आई, सेकंडमेंट्स, जिसको हम कहते हैं टेम्पररी असाइनमेंट्स। मिसाल के तौर पे वो जो कंपनी है जिसका आप ऑडिट कर रहे हैं, उनके पास कुछ शॉर्टेज ऑफ स्टाफ है, तो उन्होंने आपसे कहा कि अपने 2-3 लोग आप हमें टेम्पररी बेस पे दे दें, किराए पे दे दें, जिसको हम सेकंडमेंट कहते हैं, कि वो हमारा कुछ काम कर दें और फिर ये वापस आपके पास आ जाएंगे। अब वो जो आपने अपने लोग उनको दिए हैं, किराए पे दिए हैं, सेकंडमेंट पे दिए हैं, टेम्पररी बेस पे दिए हैं, जब वो क्लाइंट का काम करेंगे और फिर वही लोग ऑडिट करेंगे तो मसला है ना, उनको अपने कोई काम में गलती नजर नहीं आएगी। तो जब ऐसा है तो फिर ये सेल्फ रिव्यू थ्रेट है। तो उसका सेफगार्ड क्या है कि फिर जिन लोगों को आप वहां भेज रहे हैं वो ऑडिट टीम में ना रहे,
जो ऑडिट टीम में हो वो उधर आप ना भेजें, या फिर ये भी आपको देखना पड़ सकता है कि आप फिर उनको सिर्फ सिकॉन्डमेंट की सर्विस प्रोवाइड करें, उनको आप लोग प्रोवाइड करें, उनका आप ऑडिट छोड़ दें, क्योंकि जब आप ही के लोग वहां पे उनका काम करके आएंगे तो आप अपने ही लोगों का जब ऑडिट करेंगे तो आपको लगेगा ऑल इज वेल, आपको कोई गलती नजर नहीं आएगी। फिर एक और सिनेरियो सेल्फ रिव्यू थ्रेट में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सिनेरियो है। अभी मैंने आपको बताया था ना फेमिलियरिटी थ्रेट में कि एक शख्स पिछले साल ऑडिटर था, इस साल वो डायरेक्टर बन गया, तो ये फेमिलियरिटी थ्रेट है। अब इसका उल्टा कर लें, एक शख्स पिछले साल क्लाइंट पर डायरेक्टर था और इस साल वो ऑडिटर बन गया, द अदर वे अराउंड, यानी पिछले साल उसने उस क्लाइंट पर उस मैनेजमेंट के साथ मिलकर चीजें करी थी, अब इस साल वो उस कंपनी का ऑडिटर बन गया, यानी अब वो ऑडिटर की कैपेसिटी में उन चीजों को ऑडिट करेगा जो पिछले साल वो खुद करके आया है, तो ये सेल्फ रिव्यू थ्रेट है। यानी इसको मैंने यहाँ पर थोड़ा सा आपके लिए सिंप्लीफाई भी कर दिया है ताकि आपको बात समझ में आ जाए। ये देखिए, ये थोड़ा सा ये डायग्राम अगर आपको याद रहेगी तो आपके लिए आसानी होगी कि जब भी कोई पिछले साल क्लाइंट पे था, इस साल फर्म में, पिछले साल कोई क्लाइंट पर एम्प्लॉयड था और इस साल वो ऑडिटर बन गया, तो ये सेल्फ रिव्यू थ्रेट होगा। और जब इसका उल्टा होगा कि पिछले साल कोई फर्म का पार्ट था और अब वो इस साल क्लाइंट का पार्ट बन गया है, मतलब मैनेजमेंट का पार्ट बन गया है, तो ये फेमिलियरिटी थ्रेट होगा। तो ये अगर डायग्राम आपको याद रहेगी तो आपके लिए बात को समझना और दिमाग में रखना आसान होगा। अच्छा, अब इसमें भी कुछ दर्जे हैं ना, मिसाल के तौर पे देखिए जी, क्या दर्जे भी पढ़ लेते हैं। मैं दोबारा से ये सब लिखता हूं ताकि आप मेरे साथ फॉलो करें इस चीज को। इसमें कुछ दर्जे हैं। कोई आदमी, यानी हम इस वक्त इसकी बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द सेल्फ रिव्यू थ्रेट। ये देखिए, अच्छा ये बात तो क्लियर हो गई ना आपको, मैं एक दफा फिर रिपीट कर देता हूँ। पिछले साल अगर कोई ऑडिटर था, इस साल वो क्लाइंट का डायरेक्टर बन गया, फेमिलियरिटी थ्रेट है, राइट। और अगर इसका उल्टा हो रहा है कि पिछले साल कोई डायरेक्टर था, इधर था, और इस साल वो अब ऑडिटर बन गया है, तो ये सेल्फ रिव्यू थ्रेट है। क्यों? क्योंकि वो अपने ही किए हुए काम को ऑडिट कर रहा है, राइट। अच्छा, अब इसमें कुछ मजीद डिटेल्स क्या है, यानी गौर से सुनिएगा, मैं यहां पर लिखता रहता हूं और फिर आपसे पूछता रहता हूं। पिछले साल कोई क्लाइंट पर डायरेक्टर फाइनेंस था, पिछले साल कोई क्लाइंट पर डायरेक्टर फाइनेंस था और इस साल वो ऑडिटर है। सेल्फ रिव्यू थ्रेट तो है, हम इसी की बात कर रहे हैं इस वक्त। क्या ये थ्रेट है? बिल्कुल है, क्योंकि वो डायरेक्टली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बनाने में इन्वॉल्व था और इस साल वो फर्म का पार्ट बन गया, तो ये तो थ्रेट है। इसको हम रेड से मार्क कर देंगे, ये अलार्म है। अच्छा जी, पिछले साल कोई क्लाइंट पर मैनेजर फाइनेंस था और इस साल वो ऑडिट टीम का पार्ट बन गया, क्या वो थ्रेट है? बिल्कुल थ्रेट है भाई, वो तो डायरेक्टली फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ इन्वॉल्व था ना। तीसरी कैटेगरी, पिछले साल कोई क्लाइंट पर डायरेक्टर मार्केटिंग था, क्या थ्रेट है? बिल्कुल है, क्योंकि बड़ी पोजीशन में था ना, डिसीजन मेकिंग पोजीशन में था। उसके बरक्स, पिछले साल कोई क्लाइंट पर मैनेजर मार्केटिंग था, इस साल वो ऑडिटर बन गया, किसी भी वजह से, ऐसा कम होता है वैसे, लेकिन बन गया, क्या ये थ्रेट है? नहीं, ये थ्रेट नहीं है, इसको हम ग्रीन मार्क करेंगे, ये थ्रेट नहीं है। फर्क समझिएगा, जब आपकी पोजीशन बड़ी है ना, फर्क समझिएगा, जब आपकी पोजीशन बड़ी है तो डिपार्टमेंट कोई भी हो आप थ्रेट है। यानी पिछले साल आप क्लाइंट पर अगर किसी बड़ी पोजीशन में थे, डायरेक्टर की पोजीशन में थे, तो फिर डिपार्टमेंट चाहे फाइनेंस हो चाहे मार्केटिंग हो, इस साल आप ऑडिटर बन गए, आप थ्रेट है, क्योंकि आप बड़ी पोजीशन में थे, डिसीजन मेकिंग पोजीशन में थे, आपने क्लाइंट के लिए फैसले किए होंगे और इस साल जब आप उन्हीं फैसलों को ऑडिट करेंगे तो मसला है। लेकिन अगर आप पिछले साल क्लाइंट पर किसी छोटी पोजीशन में थे, जैसे कि मैनेजर की पोजीशन, तो फिर आप उसी वक्त थ्रेट हैं जबकि आपका ताल्लुक फाइनेंस डिपार्टमेंट से है, क्योंकि अगर आप फाइनेंस डिपार्टमेंट में थे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रिपरेशन से आपका बराह रास्त ताल्लुक रहा होगा। अगर आप किसी छोटी मोटी पोजीशन पे किसी और डिपार्टमेंट में थे तो फिर आप थ्रेट नहीं है। तो जब पोजीशन बड़ी है तो डिपार्टमेंट मैटर नहीं करता, और जब डिपार्टमेंट फाइनेंस है तो पोजीशन मैटर नहीं करती। तो क्लाइंट पर अगर आप पिछले साल किसी बड़ी पोजीशन में थे तो हर सूरत में आप इस साल थ्रेट हैं, आप उसके ऑडिटर नहीं बन सकते। और अगर आप पिछले साल किसी छोटी पोजीशन में थे तो आप उसी वक्त थ्रेट होंगे जबकि आपका ताल्लुक फाइनेंस डिपार्टमेंट से होगा या इनडायरेक्टली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रिपरेशन से होगा। और एडवोकेसी थ्रेट अगेन कि आप किसी की साइड नहीं ले सकते, क्लाइंट को किसी मामले में आप एडवोकेट नहीं कर सकते, उसके वकील नहीं बन सकते, उसकी बात को आगे नहीं बढ़ा सकते, उसकी बिहाफ पे कोई केस नहीं लड़ सकते। आपको अपनी न्यूट्रल पोजीशन को मेंटेन करना होगा, और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ये एडवोकेसी थ्रेट होगा। और आखिरी थ्रेट इंटिमिडेशन थ्रेट, ये वो थ्रेट है जो किसी डर या किसी धमकी की वजह से आता है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि क्लाइंट अगर आपको किसी बात के लिए, देखें
मेरा क्लाइंट के साथ कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट है तो ये थ्रेट है, मेरा क्लाइंट के साथ कोई बिजनेस रिलेशनशिप है तो ये सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है, मेरी कोई कंटिजेंट फी है तो ये सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है, यानी मुझे खुद से फील हो रहा है कि थ्रेट है। लेकिन जब क्लाइंट उस चीज को इस्तेमाल करके आपको डराए या धमकाए, देखिए अगर आपने ऑडिट नहीं किया सही से, हमारी बात नहीं मानी, मैं आपकी फी नहीं दूंगा। आपने ऑडिट नहीं किया सही से, हमारी बात नहीं मानी, मैं आपको कोर्ट ऑफ लॉ तक लेके जाऊंगा। आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं आपको बदनाम करूंगा, मैं आपको पॉलिटिकली हैरेस करूंगा, इकोनॉमिकली हैरेस करूंगा। अगर क्लाइंट किसी भी पोजीशन को लेके, किसी भी बात को लेके आपको डराए, आपको धमकाए, वो इंटिमिडेशन थ्रेट है और इसी वजह से आप उसके दबाव में आ जाएंगे, आप वो काम कर बैठेंगे जो आपको नहीं करना चाहिए। तो फी डिपेंडेंसी आपको लगता है कि यार मैं इन पर काफी डिपेंडेंट हूं, तो ये सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है। लेकिन जब वो बराह रास्त आपसे कहें कि देखें आपके पैसे रोक लेंगे, तो ये इंटिमिडेशन है। गिफ्ट्स एंड हॉस्पिटैलिटी, क्लाइंट से गिफ्ट लेना, कोई बड़ा गिफ्ट लेना, कोई प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट लेना, कोई खास ट्रीटमेंट लेना कि वो आपको कोई वीआईपी ट्रीटमेंट दे, ये फेमिलियरिटी थ्रेट है, लिहाज मुरवत इसमें आ जाएगा। लेकिन जब वो आपको ये ट्रीटमेंट देके फिर डराएं धमकाएं कि देखें हमने आपके साथ ये किया, अब आप हमारे लिए ये करें, तो ये इंटिमिडेशन है। इसी तरह फैमिली एंड पर्सनल रिलेशनशिप का होना, ये फेमिलियरिटी थ्रेट तो है, लेकिन अगर क्लाइंट उस चीज को इस्तेमाल करके आपको डराए धमकाए ब्लैकमेल करे तो ये इंटिमिडेशन थ्रेट है। फिर इसी तरह एम्प्लॉयमेंट, अगर आप किए क्लाइंट के साथ वो आपको डराए धमकाए या फिर वो आपको ये धमकी दे कि वो आपके खिलाफ कोई लिटिगेशन कर लेगा, मतलब वो आपको कोर्ट ऑफ लॉ में लेके चला जाएगा, तो ये भी इंटिमिडेशन थ्रेट है। तो हमने ये 5 कैटेगरीज ऑफ थ्रेट्स देखी और उसके अंदर की हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखी। ये जो आपको 5 कैटेगरीज ऑफ थ्रेट्स बताई जा रही हैं या आपको उसके अंदर की एग्जाम्पल्स दी जा रही हैं, ये सिर्फ गाइडेंस पर्पस के लिए है। कोड ऑफ एथिक्स कहता है कि जब भी ये वाली सिचुएशंस या इनसे मिलती जुलती कोई भी सिचुएशन आए तो आप समझ जाइएगा ये थ्रेट है, आप अलर्ट हो जाइएगा, आप सेफगार्ड्स अप्लाई कर लीजिएगा ताकि आप थ्रेट्स को काबू कर सकें और एथिकल प्रिंसिपल्स को टूटने से बचा सकें। अगर आपने थ्रेट्स को पहचान लिया और सेफगार्ड्स अप्लाई कर लिए जिससे आपके थ्रेट्स एलिमिनेट हो गए या कम से कम रिड्यूस हो गए टू एन एक्सेप्टेबल लेवल, तो आपने एथिकल प्रिंसिपल्स को टूटने से बचाया। और जब आपने एथिकल प्रिंसिपल्स को टूटने से बचा लिया तो मतलब आपने एथिकल प्रिंसिपल्स को पूरा किया, फिर आप एक अच्छे इंडिपेंडेंट ऑडिटर साबित हो गए। तो हमारा ये वाला पार्ट यहाँ पर एंड होता है और कुछ बातें हमें कॉन्फिडेंशियलिटी से रिलेटेड करनी थी जो कि इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। देखिए कॉन्फिडेंशियलिटी जो एथिकल प्रिंसिपल है वो कहता है कि आप क्लाइंट की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को मिसयूज नहीं करेंगे, मतलब ना तो अपने लिए यूज करेंगे ना किसी और को यूज करने देंगे। लेकिन उसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं। उसने कहा कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जब आप क्लाइंट की इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर सकते हैं। सो दीज आर द एक्सेप्शंस ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। 3 एक्सेप्शन उसने हमें यहाँ पर बताई। पहली एक्सेप्शन उसने बताई व्हेन डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड बाय लॉ। अगर कोई कोर्ट ऑफ लॉ आपसे कोई इंफॉर्मेशन मांगता है तो आपको देना पड़ेगी और उस सूरत में इन कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को शेयर करना ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं होगा। इसी तरह कोई डिस्क्लोजर ऐसा है जो लॉ अलाउ करता है, परमिट करता है, यानी देखें जब रिक्वायर्ड है ना, लफ्जों पर गौर कीजिएगा, जब रिक्वायर्ड है तो फिर तो देना ही है। कोर्ट ने कोई चीज मांग दी, एफबीआर ने कोई चीज मांग ली, एसईसीपी ने कोई चीज मांग दी, आपको देना होगी। आपकी कंट्री में कोई भी रेगुलेटरी अथॉरिटी है या कोई कोर्ट ऑफ लॉ है, वो आपसे किसी क्लाइंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन मांगता है जो आपके पास है तो आपने देनी है। और ऐसा करना कॉन्फिडेंशियलिटी को तोड़ना नहीं होगा क्योंकि आप पाबंद हैं देने के लिए। लेकिन अगर कोई चीज लॉ परमिट करता है, रिक्वायर नहीं करता, यू मे नॉट, यानी आप शेयर कर लें तो अच्छी बात है, नहीं शेयर करें तो कोई मसला नहीं, उस सूरत में आप क्लाइंट से पूछ लेंगे कि भाई फलाना बंदा आपकी इंफॉर्मेशन मांग रहा है, क्या मैं शेयर कर दूं? अगर क्लाइंट आपको ऑथराइज करता है कि आप शेयर कर दें तो फिर आप सेफ है, आपने कॉन्फिडेंशियलिटी को तोड़ा नहीं। फिर तीसरी बात वो कह रहा है जब ये आपका प्रोफेशनल राइट हो या आपकी प्रोफेशनल ड्यूटी हो कि आपने इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, जब आपका ये हक बनता है या आपका ये फर्ज बनता है कि आपने चीजों को डिस्क्लोज करना है तो आप करेंगे। जैसे कि एसीसीए क्वालिटी रिव्यू करता है ना, ऑडिटर्स का फाइनेंशियल ऑडिट तो होता नहीं है, क्वालिटी ऑडिट होता है कि उन्होंने काम कितना क्वालिटी के साथ किया। तो जब आपके क्वालिटी ऑडिटर्स आएंगे और आपका क्वालिटी ऑडिट करेंगे
तो उनको सारी इन्फॉर्मेशन तो चाहिए होगी ना, जिसमें इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल भी होगी, तो उनके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करना जो आपके क्वालिटी ऑडिटर्स हैं वो ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं है। इसी तरह अगर ACCA कोई इन्वेस्टिगेशन करता है तो आपको चीजें शेयर करनी पड़ेंगी। इसी तरह अगर कोई आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट, कोई प्रोफेशनल अकाउंटेंट किसी कोर्ट में केस में फंसा हुआ है, उसको मदद करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपको कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करनी पड़ सकती है तो आप बिल्कुल करेंगे। इन शॉर्ट, जहां पर ऑडिटर को लगता है कि कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर करना उसका हक है, उसका राइट है या उसका फर्ज है, उसकी ड्यूटी है, तो वो करेगा, और ऐसा करना ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं होगा। तो उसने यहां पर 3 एक्सेप्शंस बताई कॉन्फिडेंशियलिटी की, कि जब डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड बाय लॉ है, जब परमिटेड बाय लॉ है लेकिन क्लाइंट ने ऑथराइज कर दिया है, और जब ये ऑडिटर का प्रोफेशनल राइट है या ड्यूटी है कि उसको डिस्क्लोज करना है। तो ये बात कॉन्फिडेंशियलिटी से रिलेटेड हो गई। और बाकी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की हम बात कर चुके हैं कि सेल्फ इंटरेस्ट के अंदर बात होती है कि कहीं पर भी आपका जाती मफाद और अवामी मफाद आपके काम के बीच में नहीं आना चाहिए। यहाँ पर हमारा एक लेक्चर एंड होता है। मैंने ब्रीफली आपको एथिकल प्रिंसिपल्स बताए, पिछले लेक्चर से रेफर किया, फिर हमने 5 कैटेगरीज ऑफ थ्रेट्स की बात करी, उनके अंदर के हमने एग्जाम्पल्स देखे, और फिर हमने उनके सेफगार्ड्स की बात करी कि कब सेफगार्ड अप्लाई करेंगे, कब क्या होगा, कब क्या नहीं होगा। एक ओवरऑल आपको मैंने पिक्चर दिखाई है कि हम एथिकल प्रिंसिपल्स को इंश्योर किस तरह करेंगे। इंशाल्लाह जब इसी लेक्चर से रिलेटेड पास पेपर्स की आपका लेक्चर होगा तो उसमें जब आप हैंड्स ऑन देखेंगे, पास पेपर क्वेश्चंस देख रहे होंगे, सिनेरियो पढ़ के थ्रेट्स को आइडेंटिफाई कर रहे होंगे, उनके आप सेफगार्ड सोच रहे होंगे, तो यू विल फील मच बेटर। तो इसमें चीज़ों को दोबारा से रिकैप कीजिएगा। इंडिपेंडेंस क्या है, उसकी अप्रोचेस क्या है, इंडिपेंडेंस किन चीज़ों से मिलकर बनती है, वो एथिकल प्रिंसिपल्स हैं। एथिकल प्रिंसिपल्स को प्रोटेक्ट करने का तरीका क्या है, थ्रेट्स और सेफगार्ड्स के साथ क्या करना है, थ्रेट्स की कैटेगरीज क्या है, उनकी एग्जाम्पल्स क्या हैं, किस तरह आप थ्रेट को आइडेंटिफाई करेंगे, किस तरह आप सेफगार्ड्स अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आज हम लेक्चर एंड करते हैं। इसके फौरन बाद का लेक्चर हम आपको लेकर जाएगा उस सिनेरियो की तरफ जहां पे वो वक्त है कि कोई क्लाइंट आपके पास आया है और आपकी सर्विसेज मांग रहा है, और आपने डिसाइड करना है कि उसको सर्विस देनी है या नहीं देनी है, उसका एंगेजमेंट आपको एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। तो इंशाल्लाह वहां से कंटिन्यू करते। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।